बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज इस वीक का हमारा ये पहला शो है और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान भी सीरीज़ के दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल अपने अख्तिताम को पहुँच चुका है कि जब पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर खुशकिस्मती से टॉस जीता और टॉस जीत के पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान की जानिब से आसिफ आफरीदी दुनिया में जो पाकिस्तान की जो टेस्ट कैप हैं उसमें जो है वो सेकंड जो है वो उमर रसीदा क्रिकेटर बन गए कि जिन्होंने जो है वो 38 साल की उम्र में जो है वो टेस्ट कैप हासिल की है। इससे पहले ये एजाज़ जो था वो अमीरा बख्श को हासिल था और अमीर इलाही ने पहले इंडिया के लिए डेब्यू किया। अगर उनके पाकिस्तान में टेस्ट डेब्यू की बात करते हैं तो इस तरह मजमूई तौर पर आसिफ आफरीदी तीसरे, लेकिन चूँकि अमीर इलाही जो है वो इंडिया में डेब्यू कर चुके थे उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से डेब्यू किया, इसलिए जो है वो आसिफ आफरीदी पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट के जो है वो दूसरे उमर रसीदा क्रिकेटर की फहरिस्त में उन्होंने अपना नाम जो है वो दर्ज करा लिया। आज के शो में हम बात करेंगे इस टेस्ट मैच के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी और स्पोर्ट्स से जुड़ी दीगर खबरों के हवाले से, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। इंडी टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म। ग्रीन शर्ट्स ने पहली इनिंग्स में 5 विकेट्स पर 259 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद ने 87 और अब्दुल्ला शफीक ने 57 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम एक मरतबा फिर लंबी इनिंग्स खेलने में नाकाम। कैचेस ड्रॉप होना क्रिकेट का हिस्सा है। मेरी भी कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द अपनी गलतियों पर काबू पा लूं। हमारी कोशिश है 320 से 325 रन तक का हदफ दिया जाए। अब्दुल्ला शफीक। कैचेस ड्रॉप होने से गुस्सा आता है, लेकिन जनूबी अफ्रीका ने अच्छा कमबैक किया है। कल लोअर ऑर्डर बैटर्स को जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे स्पिनर केशव महाराज। बाबर आजम पर कारकर्दगी का दबाव है, लेकिन एक अच्छी इनिंग सब बदल देगी। 3.5 से ज्यादा रन बना लिए तो मैच पर गिरफ्त मजबूत हो जाएगी। हेड कोच अजहर महमूद। आसिफ आफरीदी 38 साल और 299 दिन की उम्र में पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे उम्र रसीदा खिलाड़ी बन गए। फर्स्ट क्लास में काफी मेहनत की, जिसका फल टेस्ट डेब्यू की सूरत में मिला। टेस्ट स्क्वाड में शमूलियत की जब कॉल आई तो यकीन नहीं आ रहा था। आसिफ आफरीदी। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने भारत को 4 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना छठा मैच खेलेंगी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरे राउंड के तीसरे दिन पेशावर ने भावलपुर को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुल्तान के अरफात मिन्हास की पहली फर्स्ट क्लास सेंचुरी। लाहौर में वाक़िए दुनिया के पहले ब्लाइंड क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने दफ्तर का इफ्तिताह करते हुए कहा कि स्टेडियम में पिचेस और आउटफील्ड की तैयारी में 3 माह का अरसा लगेगा। वफाकी हुकूमत का हॉकी खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तकरीब का मकसद नेशंस कप में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना है। इसके अलावा बेरोजगार कौमी हॉकी खिलाड़ियों को मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नौकरी भी फराहम की जाएगी। और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन इसामुल हक कुरैशी की मुलाकात। इसामुल हक ने एशिया कप में मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। ये थी आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि बड़ा एक मुस्तहसन कदम है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों को ना सिर्फ जो है वो नकद इनामात दिए जा रहे हैं बल्कि साथ साथ उनकी जो है वो नौकरियों का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। उम्मीद है कि इससे हॉकी का खेल फ्लरिश करेगा। इसके साथ साथ आपके इल्म में है कि जी स्पोर्ट्स पाकिस्तान का वाहिद स्पोर्ट्स शो है जिसमें हम उस दिन की हैपनिंग के हवाले से, उस दिन की मेमोरीज के हवाले से, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेज को, उनकी यादगार दिनों को जो है वो याद करते हैं। तो आज पाकिस्तान के एक ज़बरदस्त बैट्समैन जिनको पाकिस्तान की तादेर खेलना चाहिए था और जितना वो खेलते पाकिस्तान का नाम रोशन करते, आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने रेबल टूर किया साउथ अफ्रीका का और जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए एक तवील अरसे तक नहीं खेल सके। 1988-89 के इंडियन टूर में हमें वो इन एक्शन नजर आए। यूनुस अहमद साहब आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ग्लेमर्गन के लिए, काउंटीज़ के लिए, साउथ अफ्रीका में जो सीरीज़ उन्होंने खेली है बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है कि उनके टैलेंट, उनकी सलाहियतों की जो अक्कासी करता है। और क्यों ना हो क्योंकि सईद अहमद उनके बड़े भाई, उनका नाम उनके साथ जुड़ा हुआ था और यही झलक हमने फिर यूनुस अहमद साहब ने
भी देखी। हम दुआ गो हैं जी स्पोर्ट्स की जानिब से कि अल्लाह ताला यूनुस अहमद साहब को इस तरह की कई मज़ीद सालगिरह सेलिब्रेट करने की तौफीक अता फरमाएं, सेहत सलामती और तंदुरुस्ती के साथ। इस वक्त मेरे साथ ज़ीशान नवाज मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि पाकिस्तान के कप्तानों की तब्दीली के हवाले से। ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के लिए शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह अफरीदी की तकर्री का ऐलान कर दिया है। शाहीन शाह अफरीदी फैसलाबाद में होने वाली 4 नवंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान होंगे। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से माइक हैसन ने कप्तानी के हवाले से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को एडवाइजरी और सिलेक्शन कमेटी की इजलास की सिफारिश की थी कि इजलास बुलाया जाए, जिसका आज इस्लामाबाद में एक इजलास हुआ है और उस इजलास में सिलेक्शन कमेटी के अरकान, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और हेड कोच माइक हैसन ने शिरकत किया है, जिसमें अजहर अली, असद शफीक और सरफराज अहमद और उसी के साथ साथ मिसबाउल हक को भी मुशावरत के लिए बुलाया गया था, जिसमें ये अहम फैसला किया गया है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो 3 वनडे मैचेस हैं उसमें शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत करेंगे। इसके अलावा टीम के हवाले से भी काफ़ी खबरें सामने आ रही हैं कि टीम में भी तब्दीलियां हो रही हैं और जल्द ही टीम की अनाउंसमेंट का कर दी जाएगी। जी तो चले ज़ीशान, आपने क्रिकेट के हवाले से, हॉकी के हवाले से आज हमने हेडलाइन भी शामिल की और मैंने भी कहा कि एक अच्छा कदम है पाकिस्तान के हॉकी टीम के प्लेयर्स को जॉब्स भी दी जाएंगी और उनको कैश प्राइज भी दिए जा रहे हैं। इस हवाले से क्या अपडेट है? जी अली भाई, क्रिकेट के साथ साथ अब हॉकी को जिस तरह से करने की बातें हो रही थी, वफाकी हुकूमत ने हॉकी टीम के जो खिलाड़ी हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया है। ज़राए के मुताबिक उस तकरीब में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे और उसी के साथ साथ वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी उसमें खिलाड़ियों को, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं, उन्हें 10-10 लाख रुपए का इनाम भी देंगे, जो उन्होंने पहले इनाम का ऐलान भी किया था, क्योंकि उन्होंने नेशन कप में शानदार कारकर्दगी दिखाई थी, 2nd पोजीशन पर रहे थे। और उसी के साथ साथ पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान प्रो लीग में जा रहा है और उसी के साथ साथ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के साथ साथ उनको इनाम दिया जाएगा और इनाम के साथ साथ उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनके हल के लिए उनके मुख्तलिफ महकमों में नौकरियां भी दिलवाए जाने का ऐलान किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू सो मच, हमें अपडेट कर रहे थे क्रिकेट और हॉकी के मामला के हवाले से। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच, पहले दिन का खेल और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी दीगर खबरों को। हमारे साथ अब मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त है क्रिकेटर जिन्होंने 12 अक्टूबर को अपने कैरियर का वाहिद T20 मैच खेला और आज हम 20 अक्टूबर को ये शो कर रहे हैं, तो अक्टूबर इनके लिए हमेशा से यादगार है। कौन है वो प्लेयर, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज का दूसरा टेस्ट। पहले दिन का खेल क्या रहा, एक नजर डालेंगे समरी पे, फिर आज के मौजूद मेहमान के साथ इस मैच को एनालाइज करेंगे कि जहां पे पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 259 रन 5 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए। शान मसूद ने 87 रन की इनिंग खेली, अब्दुल्ला शफीक ने 57 रन बनाए, सऊद शकील इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं 42 रन के साथ और इस वक्त जो है कि शुमेराज और अमन ने जो है वो 2-2 विकेटें हासिल की हैं। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि सीरीज अपने कैरियर का वाहिद T20 मैच उन्होंने 12 अक्टूबर को खेला, तो अक्टूबर यकीनी तौर पे इनके लिए यादगार है और हम इंतहाई मशकूर हैं कि अपनी नासाजगी तबाह की बावजूद, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद चूंकि उन्होंने हमसे कमिटमेंट की थी, इसलिए आज के शो को अपनी मौजूदगी से रौनक बख्शने मेरे साथ मौजूद हैं फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ, पाकिस्तान के चंद आला तालीम याफ्ता क्रिकेटर्स में से एक। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी तबीयत नासाज है, उसके बावजूद आपने जी स्पोर्ट्स से कमिटमेंट किया और आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। साथ साथ वो नाज़रीन जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, अब्दुल रऊफ को देख रहे हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि अब्दुल रऊफ का जो यूट्यूब चैनल इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत बहुत ज़बरदस्त तबसरे तज्ज़िये जो है आपको और इन डेप्थ एनालिसिस आपको इनके यूट्यूब के चैनल पर देखने को और सुनने को मिलेंगे। अब्दुल रऊफ, सीधा सीधा बात करते हैं इस टेस्ट मैच के हवाले से कि पाकिस्तान जिस तरह सीरीज को ले रहा है, जिस तरह होम सीरीज को खेल रहा है, बतौर फास्ट बॉलर आप क्या समझते हैं, क्या यह बेहतर फैसला है कि आप इतना ज्यादा स्पिनर्स पर रिलाय करें? क्योंकि जब आप स्पिन ट्रैक बनाते हैं तो आप अपने बैट्समैन को भी सैक्रिफाइस करा देते हैं और आपका जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो भी कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस कर जाता है। देखिए इशू तो आएंगे, क्योंकि एक जो खौफ है, खौफ की वजह से आपकी क्रिकेट जो है
वो आगे नहीं जा सकती, वो उसको बैकफुट पे ही जाना पड़ेगा। क्योंकि आपको याद होगा कि जब इमरान खान पाकिस्तान के कैप्टन थे तो उन्होंने बड़े बोल्ड एंड ब्रेव डिसीजंस लिए थे। ये जो न्यूट्रल अंपायर का फैसला है ये भी उन्हीं का फैसला था। तो उन्होंने कोशिश की थी, इवन कि जो इंडिया के साथ पाकिस्तान की सीरीज थी, हालांकि उस पर बहुत ज्यादा अवामी दबाव होता था पाकिस्तान को जीतने के लिए, मगर उसमें भी उन्होंने कहा था कि नहीं, न्यूट्रल अंपायर यहाँ पे खड़े होंगे। तो इसके बाद फिर पाकिस्तान की क्रिकेट आस्ता आस्ता फ्लॉरिश हुई थी। फिर जब वेस्ट इंडीज की टीम या ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आती थी तो शुरू में याद है कि आपको एक दफा शायद 70s में डेनिस क्लेली पाकिस्तान आए थे और उन्होंने फैसलाबाद में एक टेस्ट मैच खेला था जहां पे तस्लीम आरफ ने डबल सेंचुरी स्कोर की थी। तो लिली ने कहा था कि क्योंकि वो उस वक्त के वर्ल्ड प्रीमियर मोस्ट प्रीमियर फास्ट बॉलर थे और अपने जमाने के मोस्ट डेंजरस फास्ट बॉलर थे, तो उन्होंने कहा था कि बेहतर है कि इस पिच पे मेरी कब्र बना दी जाए। तो ये इतनी बुरी पिचें थी, मगर उसके बाद जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता चला गया पाकिस्तान इसमें इम्प्रूवमेंट लाया। पाकिस्तान ने जो एटीट्यूड था जिस इलाके का, मसला अगर जोग्राफी स्टेडियम की पिच थी वो बॉलर्स और बैटर्स दोनों को सपोर्ट करती थी, तो एज इट इज रहने दिया। अगर सियालकोट की बाउंसी पिच थी तो उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ मेलकम मार्शल और जोएल गॉर्नर के होते हुए भी पिच चेंज नहीं की। इसी तरह अगर फैसलाबाद की कराची की स्पिन बॉलिंग पिच थी तो उसका उन्होंने एटीट्यूड चेंज नहीं किया, और बल्कि उन्होंने जो अपने प्लेयर्स थे उनको इस लेवल पे ग्रूम कर दिया था कि आस्ता आस्ता पाकिस्तान ने होम सीरीज में दुनिया की टॉप टीमों को शिकस्त देना शुरू कर दी। और फिर मेरा ख्याल है कि एक इतना लंबा अरसा 48 50s में हमें टेस्ट स्टेटस मिला था। उसके बाद आपके 2025 में आके आप एक पौनी सदी गुजरने के बाद आप इस तरह की क्रिकेट खेलना शुरू हो गए कि आप इस इंतहाई डिफेंसिव मोड में चले गए और ऐसे ही आपने पिचेस तैयार करना शुरू कर दी जिसमें कि फास्ट बॉलर का कोई किरदार नहीं रहा, जिसमें आपके जो प्रीमियर जो बैट्समैन थे उनका कोई किरदार नहीं। मतलब बाबर आजम फर्ज किया वो आउट ऑफ फॉर्म है, उन्हें फॉर्म हासिल करने के लिए एक अच्छी पिच चाहिए, मगर इस तरह की पिच पे बाबर आजम जैसा जो बैट्समैन है वो किस तरह रन करेगा, कभी भी नहीं कर सकेगा। तो फिर आप इसमें इसे हासिल क्या करना चाहते हैं, ये मेरा ख्याल है कि एक सोचने वाली बात है। अच्छा रघु, आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं हम खुशकिस्मत भी है कि दोनों टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान ने टॉस जीता, क्योंकि अगर हम कहीं टॉस हार जाते तो हमारा असर भी शायद साउथ अफ्रीका जैसे ही होता। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मगर इसमें एक और चीज है कि जो फॉरेनर टीमें यहाँ पर आकर खेल रही हैं, आप देखेंगे जब पहले मैच में बहुत बुरा परफॉर्म करते हैं मगर दूसरे मैच में वो वापस कम बैक करते हैं और थर्ड या फोर्थ इनिंग में भी वो कम बैक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसकी 2-3 वजूहत हैं। बेसिक इसकी वजह यह है कि एक तो 2 टेस्ट मैचेस ये रख रहे हैं, 5 या 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज नहीं खेल रहे कि अगर 1 या 2 टेस्ट मैचेस में कोई स्ट्रॉन्ग टीम अगर एक आध मैच हारती है तो उसको कम बैक करने का मौका मिल जाता है। वो जो सिचुएशन होती है या ग्राउंड रियलिटीज होती है, जो पिचेस होती है या एटमॉस्फेयर होता है, उससे वो मुताबिकत हासिल कर लेती है। मगर यहाँ पे 2 टेस्ट मैचेस हैं, उनको टाइम नहीं मिलता। दूसरा फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इससे पहले आपने देखा होगा कि साइड मैचेस हुआ करते थे। कोई भी टीम अगर पाकिस्तान के टूर पे आती थी या पाकिस्तान किसी फॉरेन टूर पर जाता था तो 2 या 3 साइड मैचेस होते थे जिससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाता था कि यहाँ की जो पिचेस है उनका क्या बिहेवियर है, हमें किस तरीके से क्रिकेट खेलनी है, हमें माहौल से किस तरीके से मुताबिकत रखनी है। तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान को मिल रहा है। ये आप बोल जाए कि जो हमें, क्योंकि मैं एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के तौर पे पाकिस्तान की आवाम के सामने अपना तजिया रखूंगा, मैं कोई बायस्ड नहीं रखूंगा कि मैं पाकिस्तान की फेवर करूंगा या किसी दूसरी टीम की करूंगा। मेरा एज ए क्रिकेटर मेरा काम है कि एक न्यूट्रल तजिया आपके सामने रखा जाए। तो इसमें फिर उनके जो स्ट्रॉन्ग टीम है उनके पास कमबैक का चांस नहीं होता। आपको याद है वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपने जो लास्ट सीरीज खेली है 5-6 महीने पहले, आपने पहला टेस्ट मैच जीत लिया था, मगर दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने कमबैक करके पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। तो बांग्लादेश क्योंकि यूज्ड टू है यहाँ पे खेलती रही है तो यहाँ पे व्हाइट वॉश करके चली गई। तो अब ये जो साउथ अफ्रीकन है ये भी वही मिस्टेक्स दोहरा रही है जो मोस्ट ऑफ द फॉरेन टीम्स पाकिस्तान के टूर पर आके दोहराती रहती हैं। ठीक है। अच्छा, आसिफ आफरीदी के डेब्यू पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि जिस तरह मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में भी कहा कि पाकिस्तान के दूसरे उम्र रसीदा क्रिकेटर बन गए, और अगर अमीर इलाही का भारत का डेब्यू हटा के सिर्फ पाकिस्तान का डेब्यू शामिल करें तो फिर मजमूई तौर पर तीसरे उम्र रसीदा क्रिकेटर बन गए। आसिफ आफरीदी को डेब्यू कराना किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक तो ये कहते हैं कि ठीक है उनकी उम्र ज़्यादा है लेकिन अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर आप उनको खिलाएं, उनका हक बनता है, क्योंकि अगर वो फिट है परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका हक बनता है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि अगर आप इतने सीनियर प्लेयर को खिलाएंगे तो फिर नौजवान सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज़ और इन जैसे जो उस्मान खान जो आपके मुल्तान रीजन से सदरन से खेलते रहे, सेंट्रल पंजाब से खेलते रहे, उनका जो है वो कहाँ जाएंगे फिर? देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट, और काफी यंग स्पिनर्स हैं पाकिस्तान में और उनको भी चांस देना चाहिए। आपने जिस तरह जाया किया, रजा हसन को आपने जाया किया, मोस्ट प्रीमियर स्पिनर था। उसके बाद अली उस्मान जो हर सीजन में टॉप विकेट टेकर है, आपने उसको कहीं भी चांस नहीं दिया।
फिर असगर है, वो आउटस्टैंडिंग स्पिनर था। मुझे याद है कि उसने हमारे खिलाफ जो डेब्यू किया था नेशनल बैंक से, उसने 12 विकेटें ली थी फर्स्ट क्लास मैच में, तो उसको भी आपने फिर कहीं का नहीं छोड़ा। तो फिर ये ऐसी कंडीशन में जब आप जो मेहरान मुमताज है वो है, बाकी जो दूसरे स्पिनर्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मगर आप फिर उठाकर एक 39 ईयर्स ओल्ड वाले बंदे को चांस देंगे तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा। नो डाउट कि उनकी परफॉर्मेंसेस डेफिनेट रही हैं, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि अब फिर एक और इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा होता है कि एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो ओवर एज प्लेयर हैं, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके खेलने की हौसला शिक नहीं कर रहा है, या 35 ओवर या 34 के ऊपर जाकर वो उनको अलाउड नहीं कर रहा है कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पार्टिसिपेट करें या मुख्तलिफ टीमों में उनको शामिल किया जाए। तो फिर आप एक तरफ तो आप फर्स्ट क्लास में आपका और स्टैंडर्ड है जो कि सेकंड ग्रेड क्रिकेट है, और जो टेस्ट क्रिकेट है जो मोस्ट प्रीमियर ग्रेड क्रिकेट है, और तो उसमें आपका स्टैंडर्ड और है, वहां पे आप 40 साल के लोगों का डेब्यू करवा रहे हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। फिर एक और जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन पे एक क्वेश्चन मार्क किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट ने, उन पे 2 साल की पाबंदी लगाई थी, और फिर उस पाबंदी को 1 साल के बाद खत्म करके उनको दोबारा खेलने का मौका दिया गया। तो फिर ये भी एक बहुत ज्यादा एक जो यंगस्टर्स हैं उनके माइंड में ये चीज जाएगी कि आप कुछ भी कर लें तो आप पे थोड़ा सा पाबंदी लगेगी, आप पैसे कमाएंगे और उसके बाद आपके पास दोबारा वापस आने का और पाकिस्तान के लिए हर तरह की क्रिकेट खेलने का चांस होगा ना। आपको किसी ना किसी जगह पे आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं तो उस चीज पे भी खिलाफ था जब आमिर आसिफ या सलमान बट को वापस लाए थे, जब इन्होंने जो आपके टेंटेड प्लेयर थे जो मैच फिक्सिंग में मुलव्वस रहे, जो जेल याफ्ता थे, उनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी में लाके वहां पर बिठाया गया और वो यंगस्टर्स को लेक्चर देते रहे, इखलाकियात पे लेक्चर देते रहे, उसको जो मैच फिक्सिंग पे लेक्चर देते हैं। तो ये एक अजीबोगरीब एक स्ट्रेंज स्टोरी है पाकिस्तान क्रिकेट की, और इसको मेरा ख्याल है कि बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से इसको हैंडल करने की जरूरत है। लेकिन रूफी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह की बातें आप करते हैं, वो कहते हैं ना कि वो दीवाने की सदा कौन सुनता है, क्योंकि इस वक्त चुन चुन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, बहुत ही माजरत के साथ मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, कि ऐसे लोग लाए जा रहे हैं जहां कहीं ना कहीं वो टेंटेड हैं। मोहसिन हसन खान साहब हमारे शो में बात कर करके थक गए कि टेंटेड लोगों से दूर रखना चाहिए। हम ऐसा प्लेयर जो है उसको कोच लेकर आ रहे हैं कि जो सब जानते हैं कि वो किस तरह खिड़कियां कूद कूद के उसने अपनी जान और अपनी इज्जत भी बचाई है। हम ऐसे प्लेयर को लेकर आ रहे हैं। सबने देखा कि एक ही ओवर में कितनी कितनी फुल टॉसें उस प्लेयर ने की हैं, उसको हम कोच लेकर आ रहे हैं। मैं भी तफसील गिनाने बैठूंगा कि जितने टेंटेड हैं वो सब के सब तो बोर्ड के अंदर आ जाते हैं, तो क्या साफ सुथरे लोगों के लिए बोर्ड में जगह ही नहीं है? देखिए, इसमें बेसिक चीज ये है कि जो आपका एंटी करप्शन यूनिट है, जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको वो अवेयर करें, आगाह करें, क्योंकि जो चेयरमैन है ये विद द पैसेज ऑफ द टाइम ये चेंज होते रहते हैं, कभी कोई आ जाते हैं, कभी कोई आ जाते हैं। मगर ये जो एंटी करप्शन यूनिट के लोग हैं, जो आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट के हैं या पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट में काफी अरसे से काम कर रहे हैं, तो इनके सामने एक एक चीज है और ये हर एक को जानते हैं कौन किस किरदार का मालिक है, किसने पाकिस्तान को डैमेज किया, किसने पाकिस्तानी क्रिकेट को डैमेज किया, कौन से टेंटेड है, कौन से इंडियन बुकीज के साथ किनके ताल्लुकात रहे हैं, कौन उनको हिंट्स देते रहे, कौन पाकिस्तान में उनके साथ ताल्लुक में रहे हैं, कौन पीएसएल में खराब करने की कोशिश करते रहे, कौन इंटरनेशनल टीम्स में क्या गुल खिलाते रहे। तो ये तो उनका काम है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को एग्जैक्टली अवेयर करें कि भाई इस तरह ये चीजें हैं और इन लोगों को बोर्ड से साइड पे रखें। तो और अफसोसनाक चीज ये है कि इस तरह नहीं हो रहा, और इसमें फिर यही होता है कि यंगस्टर्स के लिए एक बैड मैसेज जाता है और एक इस तरह की जो टेंटेड लोग हैं और एक इवल जो प्रैक्टिसेस हैं उनके रास्ते खुलते हैं, और फिर जो मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स हैं जो काफी टैलेंटेड होते हैं, उनका काफी ब्राइट फ्यूचर होता है, तो वो भी आस्ता आस्ता इस रास्ते पे चलते हैं और फिर उनका क्रिकेट कैरियर तबाह हो जाता है। बिल्कुल सही है। इसमें नुकसान क्योंकि आप कोई एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे हैं, फिर लोग ये सोचते हैं कि हम क्यों अब्दुल रऊफ की राह अपनाएं कि जो इतना ज़बरदस्त बॉलर होने के बावजूद सच बोलने की वजह से उसका कैरियर प्रोलॉन्ग नहीं हो सका। हम क्यों राशिद लतीफ़ की राह अपनाएं कि सच उन्होंने जो रिटायरमेंट ले ली, उनका कैरियर ज़्यादा नहीं चल सका। हम क्यों ना वो राह अपनाएं कि 1-2 साल की पाबंदी बर्दाश्त करें, पैसे कमाएं, उसके बाद दोबारा किसी ना किसी रोल में जाएं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप का या तो हिस्सा बन जाएंगे या फिर वो टीम के अंदर किसी ना किसी हैसियत में आ जाएंगे या किसी ना किसी फ्रेंचाइज का हिस्सा बनकर दोबारा पाकिस्तान की टीम में कम बैक कर लेंगे। तो ये इजी जो पाथवे है वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज भी कर रहा है। इस हाल से जरूर हम मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ही अपने फैसलों पे जरा नजरसानी करेंगे, हम कुछ अर्ज करेंगे तो फिर शिकायत होगी। ब्रेक लेके वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। अब जरा वापस आते हैं इस टेस्ट मैच की जानिब कि अब्दुल्ला शफीक ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की, 57 रन की उन्होंने इनिंग खेली, लेकिन हम देख रहे हैं कि जितने टैलेंटेड अब्दुल्ला शफीक हैं उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आज भी उनके कई कैचेस छूटे, उसके बाद जाकर उन्होंने 57 रन की इनिंग खेली। जिन यंग क्रिकेटर्स पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्वेस्ट कर रहा है, क्या वजह है कि वो अच्छा खासा खेलते हुए आते हैं, फर्स्ट क्लास में टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी करते हैं, अच्छा खेलते हैं। साइम अय्यूब की मैं बात कर लूं, लेकिन जितना वो खेलते हैं पाकिस्तान से इतना ही वो खराब होते जाते हैं। ये बताएगा कि क्या सिस्टम है अब्दुल्ला, क्योंकि मैंने आपको कप्तानी करते हुए देखा है, पेंटेंगलर में कप्तानी करते देखा है, मुल्तान में कप्तानी करते हुए देखा है कि किस तरह आप एक छोटी टीम को लड़ाते थे। ये क्या वजह है कि एक प्लेयर अच्छा आता है और वो खराब हो जाता है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की क्रिकेट में, और दूसरी जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कैप्टनसी किया, मेरा ताल्लुक रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बायस्ड कोचिंग स्टाफ रहा उनके साथ, उनमें बेसिक जो अवेयरनेस है, एजुकेशन है, लेटेस्ट एजुकेशन है, उसकी भी कमी है। क्योंकि जो एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि आपने बायोमैकेनिक्स की एजुकेशन ले ली है और फिर आप या आपने एनाटॉमी पढ़ ली है तो आप उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर रहे हैं। इसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें जो साइकोलॉजिकल लेवल हमारे प्लेयर्स का वो बहुत डाउन है, उसको मेंटेन करने की जरूरत है। जब हम किसी को कोच बना के स्पेशली नीचे वाले लेवल पे भेजते हैं, फर्स्ट क्लास में, डोमेस्टिक में या फिर पाकिस्तान की जूनियर टीम्स के साथ, तो वहां पे एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप देखें कि आप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीकन सेटअप ले लें या इवन इंडियन सेटअप ले लें क्रिकेट का, तो उसमें कभी भी किसी इलिटरेट आदमी को नीचे वाले सेटअप पे कभी कोच बना के नहीं भेजा जाता। ऊपर गुजारा हो जाता है, नीचे वाले लेवल पे हमेशा वो जो एक्सट्रीमली एजुकेटेड आदमी होता है उसको भेजते हैं, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। प्लेयर की जो साइकोलॉजिकल होती है, उनकी मोटिवेशन होती है, उनको प्लेयर हैंडलिंग होती है, प्लेयर्स मैनेजमेंट होती है, उनकी जो उनकी न्यूट्रिशन होती है, फिर उनके जो मेडिकल ग्राउंड पर उनकी जो इंजरीज होती है, उनकी प्रिवेंशन होती है। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इसके लिए कोई हाईली एजुकेटेड आदमी होगा तो वो नीचे जाके उनको बताएगा। फिर जो हमारे प्लेयर्स आते हैं, ज्यादातर उनकी भी एजुकेशन इतनी नहीं होती कि वो अवेयर हूँ। अब जब मैं मुल्तान में था तो मेरे पास जो शुरू में तो कोई नहीं थे, मगर 5-6 साल के बाद 10-11 के 11 लड़के पाकिस्तान की लाइन में लगे हुए थे, और सारे उसके बाद पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट हुए। हालांकि मेरे पैरेलल मिसबाह थे, शोएब मलिक थे, शाहिद अफरीदी, या उनकी टीम में से कोई एक 2-2 बंदे आए होंगे पाकिस्तान टीम में, या मे भी एक भी ना आया हो, मगर यहाँ से 8-10 बंदे पाकिस्तान की टीम में गए जब तक मैं वहां पे कैप्टन रहा हूँ। वजह उसकी क्या थी कि मुझे पता था कि इनको किस तरीके से हैंडल करना है, इनकी साइकी किस तरीके से। मैं अपनी जगह पर बहुत दफा मोहम्मद इरफान को बॉलिंग करवाता था, नवीद यासिन को मुझे पता था कि किस तरीके से ग्रूम करना, लेकर चलना है, शोएब मकसूद को कौन सी पिच पे किस तरीके से उसको हैंडल करना, जुल्फकार बाबर जिसको पिछले 10 साल से कोई सिलेक्टर उसको पाकिस्तान का खिला नहीं रहा था, मैंने उसको जिस सीजन में मैं कैप्टन था उसको मैंने चांस दिया, ओपनली 90 आउट करवाए, फिर वो पाकिस्तान का रेगुलर मेंबर बन गया। तो ये चीजें होती है। और फिर मेरा जो इशू ये था कि मैं कोच को बिल्कुल साइडलाइन कर देता था, क्योंकि कोच आकर बहुत ज्यादा खराब करते थे। उनकी बेसिक एजुकेशन ऐसी नहीं होती कि वो प्लेयर्स को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें, आपका रीजनल सिस्टम चला सकें या आपका अंडर 19 या डोमेस्टिक सिस्टम चला सके। उनकी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन इस लेवल की नहीं होती। वो प्लेयर्स को डिमोट करते हैं बजाय प्रमोट करने के, वो प्लेयर को डिप्रेस करते हैं। प्लेयर डिप्रेशन में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, एंग्जाइटी में चला जाता है, और उस आस्ता आस्ता उसका सारा कैरियर खत्म हो जाता है। ये 3-4 प्लेयर्स के साथ हमारे रीजन में भी हो चुका था। तो फिर इसीलिए मैंने उनको थोड़ा साइड पे किया। जब मुझे याद है बिल्कुल, जिस तरह सईद अनवर जूनियर हुए, जैन अब्बास हुए, रिजवान हैदर जबरदस्त ऑलराउंडर थे, फिर आमिर यामीन आपकी प्रोडक्ट है, आमिर यामीन आपकी कप्तानी में निकल के सामने आए, नवीद यासीन पाकिस्तान से खेलते खेलते रह गए। एक और ऐसा प्लेयर है जिस पे अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तवज्जो देता या वो किसी बड़ी टीम का हिस्सा होता तो शायद वो बिल्कुल एक मटेरियल ऐसा था जो पाकिस्तान खेल जाता। रमीज आलम, वो बड़ा जबरदस्त बैट्समैन था, टेक्निकली बड़ा साउंड प्लेयर था। तो अभी मैं नाम लेता रहूंगा तो वक्त शायद कम हो जाए, लेकिन वो बड़ी एक जबरदस्त टीम जो है वो मुल्तान रीजन ने बिल्डअप कर ली थी, और अच्छी अच्छी टीमों को जो है वो बड़ी टफ फाइट दिया करते थे। अब थोड़ा सा वापस आते हैं, जरा साउथ अफ्रीकन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं अब्दुल रऊफ, कि जो साउथ अफ्रीका ने फील्डिंग की है, ये टीम हमेशा से अपनी फील्डिंग के हवाले से जानी जाती थी, लेकिन आज जिस तरह से कैचेस ड्रॉप किए, हम थ्रू आउट देख रहे हैं कि फील्डिंग का स्टैंडर्ड गिरा है। क्या वजह समझते हैं कि साउथ अफ्रीका की फील्डिंग का स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइनिंग फेज में जाता नजर आ रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि वही जो मैंने इशू बताया कि एक तो यहाँ पर एडजस्ट होते नहीं है, थोड़ा सा जो एटमॉस्फेयर है या माहौल है उसकी चेंजिंग आती है, इस वजह से थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आती है। इसी वजह से ये जो एक या दो कैच पकड़ने में क्या प्रॉब्लम आ रही, इस तरह कैचेस छूटे?
देखिए इसमें भी प्रॉब्लम आती है। ये जब आप नई जगह पे जाते हैं तो उसमें डेफिनेट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको आता है, क्योंकि देखें जब पाकिस्तान के प्लेयर्स भी बाहर टूर्स पर जाते हैं तो आप देखें इंग्लैंड में या साउथ अफ्रीका में बाद दफा बॉल फ्लाई कर जाता है, बाद दफा पास से बॉल स्विंग हो जाता है, तो स्लिप कैचेस पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, स्लिप पॉइंट पे कैचेस पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर जो लाइट होती है सन की वो भी उसका भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप किसी भी नई जगह पे जाएं तो उसके लिए 2-3 साइड मैचेस खेलना बहुत जरूरी है। तो इसमें जब आप नहीं खेलेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आएगा। दूसरी जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब कोई फॉरेनर टीम यहाँ पे आती है, मैं पाकिस्तान को इतना ज्यादा क्रेडिट नहीं दूंगा, मगर इसमें जो फॉल्ट है वो साउथ अफ्रीकन टीम के बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब देखिए आपको जो पिच की बिहेवियर है उसके मुताबिक आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। अगर एक पिच पर आपके फास्ट बॉलर परफॉर्म नहीं कर रहे और आपको पता है कि नए बॉल के साथ आपके स्पिनर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पहले ओवर से आपको स्पिनर के साथ जाना चाहिए। यानी कि आप 13 या 14 ओवर अपने फास्ट बॉलर पे जाया कर दें, 14 ओवर में दूसरी टीम 50 रन कर दे, और इन पिचेस पर आपको पता है कि 50 ओवर 20 ओवर में भी नहीं बनते और 2-3 विकेट भी गिर जाती हैं। ठीक है, अच्छा तो अब्दुल, ये अब चूंकि वक्त थोड़ा सा महदूद है, मैं जरा क्विकली क्वेश्चन करूंगा। बाबर आजम एक दफा फिर हमें नाकाम नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि अपने T20 में अपनी फॉर्म दिखाने के लिए, अपना स्टाइल दिखाने के लिए, अपने रन्स दिखाने के लिए अपनी टेस्ट क्रिकेट को भी वो खराब कर रहे हैं? देखिए मेरा ख्याल है कि अगर एक प्लेयर में इतना उसको नहीं पता है अपनी स्ट्रेंथ का, या उसको नहीं पता कि किस तरीके से कम बैक करना, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक हो उसको प्लेयर का प्रोग्राम बनाना चाहिए। इसलिए मैं बार बार एजुकेशन का कहता हूँ कि पीरियडाइजेशन प्लान होता है हर प्लेयर का, उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं, बैट्समैन को डिफरेंट तरीके से, ओपनर को, बॉलर को, स्पिनर को, हर एक का अपना अपना पीरियडाइजेशन प्लान होता है जो मुख्तलिफ साइकिल्स में उनके जो चीजें हैं उनको डिवाइड की जाती हैं और उस पे काम किया जाता है। और इन पे हमारे जो प्लेयर्स हैं उन पे एक ही तरीके से, जिस तरह आप कह सकते हैं कि गधे और घोड़े को एक ही लाठी से आंका जा रहा है, उनको पता ही नहीं कि ये जो आजकल जो डिफरेंट साइकिल्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं या मुख्तलिफ कोचिंग मैनुअल्स हैं, इनको किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से मुख्तलिफ प्लेयर्स पर काम करना होता है। इसलिए ये इनको हर फॉर्मेट में डाल देते हैं, एक से फ्लॉप होते हैं, दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, एंड रिजल्ट ये होता है कि तीनों फॉर्मेट से प्लेयर बाहर हो जाता है। और बाबर आजम के साथ भी यही है कि उसको पता है कि अगर वो टेस्ट फॉर्मेट का बैट्समैन है तो उसको चाहिए था, अगर उसको पता है कि मैंने टेस्ट मैचेस खेलने हैं तो उसको 10 के 10 जो फर्स्ट क्लास मैचेस हैं उनमें अपीयर होना चाहिए था, उसको जाके इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, उसको जाके ऑस्ट्रेलिया में स्टेट क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, फिर जाकर वहां पर वो वापस आता है, टेस्ट क्रिकेट में लंबी बैटिंग करता, वनडे खेलता, और T20 में उसको कोई बाहर करने वाला नहीं था, वो ऑटोमेटिक चॉइस बन जाता। मगर अब ये लग रहा है कि वो टेस्ट फॉर्मेट से भी मुझे लगता है कि अगर एक परफॉर्मेंस और इस तरह की हुई तो यहाँ से भी शायद उनको ड्रॉप होना पड़े। सही। अब वनडे की कप्तानी के बारे से बात हो रही है, इन्हें ऐसा लगता है कि हम इंडिया को फॉलो कर रहे हैं कि अगर वो गिल को कप्तान बना रहे हैं तो हम उसको कप्तान बना रहे हैं जिसकी परफॉर्मेंस का चिराग ही गुल है। देखिए शुभमैन गिल वो बहुत ही स्टेब्लिश बैट्समैन है, देखें वो रिप्लेस किसको कर रहे हैं। आप ये सबसे बेसिक चीज तो ये है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि इंडिया या ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स आते हैं, यंगस्टर जिनको वो कैप्टनसी देते हैं, वो किसकी रिप्लेसमेंट पे आते हैं, फिर वो आगे उनकी परफॉर्मेंस क्या होती है। उसने लॉर्ड्स में डबल सेंचुरी की है, ओवल में सेंचुरी की है, इंग्लैंड में उसने आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी की है, और टेस्ट मैचेस में देखें कि उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। इंडिया में वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता रहा, पीछे जो वर्ल्ड कप हुए उसमें उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, तो उसने अपनी जगह कैप्चर की है। अब उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली को इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि अगर एक आध मैच में उनकी परफॉर्मेंस ना हुई तो वो भी उनको भी टीम से ड्रॉप करना चाहिए पड़ेगा, और ये कोई ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है। रोहित शर्मा मेरे ख्याल में इस वक्त जो पिछला 1-2 डिकेड गुजरे हैं उसमें वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन अगर कोई है तो वो रोहित शर्मा है। मैं विराट कोहली से भी ऊपर उसको रेट करता हूं, तो उसको भी देखें कि अब ड्रॉप होना पड़ेगा क्योंकि इंडिया के पास एक लंबी लाइनअप आ चुकी है। तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इस तरह की कोई चीज नहीं है। तो आप 2027 में दोनों को देख रहे हैं, रोहित को और विराट को? देखिए डिपेंड करता है कि अगले जो मैच है उसमें वो किस तरह परफॉर्म करते हैं, मगर मेरा ख्याल है कि थोड़ा अर्सा बाहर रहने के बाद जो उनके कोच थे या सिलेक्टर थे उनके बयान बिल्कुल ठीक है कि उनके जो प्रायोरिटीज हैं वो दूसरी तरफ है, क्रिकेट खेलना उनकी प्रायोरिटीज में इतना ज्यादा शामिल नहीं है, तो इस वजह से आपको लग रहा है कि वो जो उनका अच्छा दो सवाल है 10-10 सेकंड में, प्लीज मुझे उसका जवाब दे दीजिएगा। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो है कि आप अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के खिलाफ उस दौर में खेले हैं जब कस्टम्स से जो खेलते थे, समीउल्लाह शनवारी भी खेलते थे, नबी भी खेलते थे, हामिद हसन भी खेलते थे, फिर ये आके टूर भी करते थे, रमजान टूर्नामेंट भी अफगानिस्तान की टीमें आके यहाँ पे खेलती थी। आप उस दौर में इन सबके खिलाफ खेले, अब जो इनके स्टेटमेंट आ रहे हैं बिल्कुल ही अब एहसानात भूल चुके हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट ने इनके ऊपर किए, और किस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं।
देखिए अफसोसनाक है क्योंकि मैं तो उस दौर में जब बांग्लादेश को वो टेस्ट स्टेटस नहीं मिला था और वो पाकिस्तान में आके ग्रेड 2 क्रिकेट खेला करते थे, तो हम उनके खिलाफ भी खेलते थे। ग्रेड 2 के मैचेस हमारे हम्म। डिपार्टमेंट्स के होते थे। फिर अफगानिस्तान की टीम पूरे के पूरे जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं सारे पाकिस्तान में आके क्लब क्रिकेट खेलते थे। हमने उनको अपनी मुख्तलिफ टीम्स में भी जगह दी, हमारे साथ भी खेलते रहे। इवन के मुझसे भी काफी इनके प्लेयर्स हैं जो सीखते सिखाते रहे, हमारी टीम में भी खेलते रहे। तो एक देखें कि अफसोसनाक, मगर मैं इस पे इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट बयान इसलिए नहीं दूँगा क्योंकि कल आप डेफ़िनेट जो आपके नेबर्स होते हैं आप उनको चेंज नहीं कर सकते। अभी पाकिस्तान का जो कतर में उनके साथ काफ़ी अच्छा लेकिन जो लेकिन सीज़ फायर का नेबर तो मौसम। चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक गयूर कश्मीरी ये समझता है कि राशिद खान जैसे प्लेयर को पीएसएल में नहीं लेना चाहिए। देखिए आप इस तरह आइसोलेशन में जा नहीं सकते क्योंकि आपने डेफिनेट पीएसएल हमारी लीग है और हमने पीएसएल को आज सूरत में कामयाब बनाना है। तो उसके लिए फिर अगर हम अच्छे प्लेयर्स को नहीं लेंगे तो फिर प्रॉब्लम तो हमारे लिए। तो अब हमें यही दुआ करनी चाहिए कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो। अल्लाह करे बहुत ठीक खुशगवार ताल्लुकात हो। हमारा ठीक है, ब्रादर इस्लामी मुल्क चले है। अगर और दुआओं तक बात आई गई है, ये पाकिस्तान की विमेंस टीम क्या दुआओं से सही होगी या दवाओं पे सही होगी, कैसे सही होगी है? देखिए ना वो दुआओं से सही हो सकती है और ना दुआओं से। मेरा ख्याल है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड का दिमाग ठीक होना चाहिए क्योंकि देखिए अब हर इवेंट में ये हो रहा है कि पहले 5 मैचेस आप खेलते हैं, 4 मैचेस आ जाते हैं, आप पहले 4 मैचेस के बाद आप इवेंट से बाहर हो जाते हैं। अभी इस वर्ल्ड कप में देखिए आपने 4 मैचेस में स्ट्रेट 3 मैचेस आ रहे हैं और इवेंट से बाहर हो गए हैं। आपकी जो प्लेयर्स हैं, मैंने अनफॉर्चुनेटली के इसको वॉच किया क्योंकि इंडिया के साथ मैच था और उसमें जो हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात था बहुत ज़्यादा हवा क्रिएट हुआ था। तो उसके बाद थोड़ा-सा इंटरेस्ट हुआ, मैंने बाकी मैचेस देखे तो इंतहाई पैथेटिक किस्म की फिटनेस है, इंतहाई पैथेटिक किस्म की इनकी प्रिपरेशन है, कोई लेकिन ये फिटनेस नहीं है, कोई वसीम तो हर टूर्नामेंट से पहले, सीरीज से पहले बयान दे रहे होते हैं कि इस दफा हम जीत जाएंगे, इस दफा हम ये कर देंगे। देखिए वसीम नहीं है, बाकी जितने भी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई आदमी भी ऐसा रहा है कि जिसको यहाँ से उन्होंने जो बैठी गंगा में जिसने हाथ ना धोए हो। हर एक कोच ने, हर एक ने मैनेजमेंट की हुई है। फैमिलियों की फैमिलियां यहाँ से पाली गई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिसकी जो सिफारिश होती थी उठा के इनके टूर्स पर भेज देते थे। ना कोई एजुकेशन, ना कोई मेयार, ना कोई कारकर्दगी, ना कोई क्वेश्चन मार्क और ना उसके बाद किसी अमल का जवाबदेह किसी को होना पड़ा। और उसका आज रिजल्ट ये निकल रहा है कि आप हर इवेंट में बाहर हो जाते हैं, आप होम सीरीज में व्हाइट वॉश हो रहे हैं कंटिन्यूसली और आपकी फिटनेस का बुरा हाल है। आपके पास मैंने प्लेयर्स ऐसी देखी है जिनकी टेक्निक इंतहाई शैटर है, पूरी दुनिया वहां पे खेल रही है और हमारी इंतहाई पैथेटिक किस्म की फिटनेस है, एटीट्यूड है और हमारी टेक्निक्स है। तो मेरा ख्याल है कि एक अफसोसनाक सूरत हाल है वुमेन क्रिकेट की भी जिस तरह मेंस की है। ठीक है, थैंक यू सो मच अब्दुल रऊफ, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपका नासाजिद तबा के बावजूद आपने शो में इंतहाई आपके मशकूर हैं और साथ साथ दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द जो है वो सेहत कामला अता फरमाएं। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।